अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत होंगे। वेलकम टू फाल्कन अकेडमी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम 8G401 का कोर्स शुरू किए हुए हैं। इस सिलसिले में आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 42। टॉपिक नंबर ये है जी, एनवायरमेंटल एजुकेशन इन द स्कूल एरिया। स्कूल एरिया में आप किस तरह एनवायरमेंटल एजुकेशन अपने बच्चों को दे सकते हैं, इस बारे में ये पूरा लेसन है जी। टॉपिक नंबर 214 है जी, एनवायरमेंटल एजुकेशन इन द स्कूल एरिया पार्ट 1। नो फोकस ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन इन द स्कूल एरिया, कि अब हम फोकस करेंगे स्कूल एरिया के अंदर किस तरह एनवायरमेंटल एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। द स्कूल ग्राउंड शुड बी द प्लेस वेयर इंडिविजुअल यंग पीपल कैन बिगिन टू वर्क ऑन एनवायरमेंटल इशूज़। कि स्कूल के जो ग्राउंड्स होते हैं वो वहाँ पे हम अपने बच्चों को एनवायरमेंटल इशूज़ के बारे में ट्रेनिंग दे सकते हैं और एजुकेशन दे सकते हैं। स्कूल बिल्डिंग्स एंड ग्राउंड्स शुड सर्व एज लेबोरेटरीज टू इंक्रीज द फिजिकल एनवायरनमेंट चाइल्ड फ्रेंडली वाइल प्रमोटिंग की एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्कूल प्रिंसिपल दैट आर इंक्लूजन एंड पार्टिसिपेशन। के स्कूल की जो बिल्डिंग्स होती हैं या जो ग्राउंड्स होते हैं वो एज ए लेबॉरेटरी के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें फ़िज़िकल इन्वायरमेंट होती है किसी भी तमाम स्टूडेंट्स की। और उसमें होता क्या है कि उसमें उसके ज़रिए हम जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटीज़ होती हैं वो करवा सकते हैं बच्चों से। और जब हम ग्राउंड्स में लेके जाएंगे तमाम बच्चों को, तो तमाम बच्चों की इन्वॉल्वमेंट होगी उसमें और तमाम बच्चे इक्वली उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो what this mean it if that is children are allowed to use the school grounds to learn, everybody become part of the environmental education, no student is left। और जब हम ग्राउंड्स का इस्तेमाल करते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए तो उसमें हमें ये फ़ायदा होता है कि तमाम स्टूडेंट्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोई भी स्टूडेंट उससे मिस नहीं होता है। जब हम एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जब हम ग्राउंड इसके लिए यूज़ करते हैं तो तमाम बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऑल स्टूडेंट टेक पार्ट एंड आर इन्वॉल्व एंड डू डिफरेंट थिंग्स इन देयर पर्टिकुलर एरियाज। उसमें तमाम बच्चे इन्वॉल्व होते हैं और तमाम बच्चे अपने मखसूस एरिया में अपनी अपनी मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं ग्राउंड के अंदर, जिसमें बेसिक मकसद एक ही है, उनको हमने इन्वायरमेंटल एजुकेशन देनी है। एवरी चिल्ड्रन इज़ पार्टिसिपेटिंग एंड यू बिगिन टू एक्सपेरिमेंट एंड ट्राई आउट थिंग्स ऑन ए स्मॉल पर्सपेक्टिव इन योर एरियाज। तमाम चिल्ड्रंस हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जो टीचर होता है वो इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और वो मुख्तलिफ टास्क छोटे छोटे करवा रहा होता है अपने बच्चों से उनके पार्टिकुलर रिस्पेक्टिव एरियाज़ के अंदर रहते हुए। ये थी जी आप किस तरह बच्चों को ग्राउंड का इस्तेमाल करके इन्वायरमेंटल एजुकेशन दे सकते हैं। आगे जी, स्कूल बेस्ड इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स दैट इनकरेज फुल चिल्ड्रन पार्टिसिपेशन एज ए गुड स्टार्टिंग पॉइंट। कि जो स्कूल बेस्ड इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स आप देते हैं बच्चों को, ये कारगर साबित होते हैं कि इनमें भी जो चिल्ड्रन की पार्टिसिपेशन है वो मैक्सिमम लेवल पे होती है। क्योंकि जो स्कूल के अंदर जो आप इन्वायरमेंट के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करवाते हैं बच्चों से, तो वो फिर बच्चों की पार्टिसिपेशन उसमें बढ़ जाती है। व्हेन यू स्टार्ट समथिंग ऑन द स्कूल ग्राउंड, लेट द चिल्ड्रन पार्टिसिपेट कम्प्लीटली। द चाइल्ड शुड बी अलाउड टू एक्सपेरिमेंट टू डिफरेंट थिंग्स। कि जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करवाते हैं स्कूल के अंदर तो उसमें तमाम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और जो बच्चे हैं आप उनको अलाउ करते हैं कि वो मुख्तलिफ चीज़ों पर मुख्तलिफ तजर्बात कर सकते हैं। तो ये बच्चों की इन्वायरमेंट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यू कैन डू इट फॉर दीज 2 months, दिस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द नेक्स्ट 2 months एंड अदर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फॉर द नेक्स्ट मंथ। तो इस तरह आप अगर ऐसा कोई काम है जहाँ आपके पास बच्चे ज़्यादा हैं और इक्विपमेंट कम है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, ग्रुप्स बना लें और एक ग्रुप को आप 1 महीने में करवा लें एक्टिविटी और दूसरे ग्रुप को दूसरे महीने में आप एक्टिविटी करवा सकते हैं। आपने किस तरह स्कूल की बिल्डिंग्स और ग्राउंड्स को यूज़ करके अपने बच्चों को इन्वायरमेंटल एजुकेशन के अंदर इन्वॉल्व करना है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये आपने देखे। आगे जी, टॉपिक नंबर 215 है जी, इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन द स्कूल एरिया पार्ट 2 है जी। अ ट्रूली डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नीड्स टू बी सेंसिटिव टू द व्यूज़ एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द एक्सक्लूडेड मिनॉरिटी ग्रुप्स विद इन द स्कूल। कि जब आपने डेमोक्रेटिक डिसीजन करना है तो जब आपने कोई चीज़ पढ़ानी है तो आपने जो पार्टिसिपेशन है, जो मिनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं स्कूल के अंदर, उनकी पार्टिसिपेशन आपने ज़रूर इंश्योर करनी है कि तमाम स्टूडेंट्स जो आपके हैं बिला किसी तफरीक के आपने तमाम स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन उसमें ज़रूरी बनानी है। तभी आपका एक अच्छा स्कूल का जो एक डेमोक्रेटिक डिसीजन आप लेंगे तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। In any classroom, you will always have a small group of students that tend to be in a minority, tend to be for whatever reason। कि आप हर क्लासरूम के अंदर आप देखते हैं कि एक मिनॉरिटी ग्रुप होता है, जो भी रीज़न्स हो, किसी भी रीज़न की वजह से वो क्लास के साथ नहीं चल रहा होता, वो एक अलग सा ग्रुप होता है हर क्लास के अंदर, तो आपने उसकी भी पार्टिसिपेशन ज़रूरी अपनी क्लासरूम के अंदर करवानी है। यू नीड टू मेक श्योर दैट ग्रुप आल्सो बिकम पार्ट ऑफ दैट क्लास इज़ ट्राइंग टू डू। तो आपने ये इंश्योर करना है कि जो क्लास कर रही है वो ग्रुप भी वो काम करे। इन टर्म ऑफ लर्निंग बिल्डिंग ऑन द एनवायरमेंटल एजुकेशन, जब वो एनवायरमेंटल एजुकेशन आप उनको दे रहे हैं तो आपने तमाम लोगों को पार्टिसिपेट करवाना है। यू ट्रूली वांट अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, एवरीवन नीड टू बी इन्वॉल्व एंड नॉट जस्ट इन द टॉकिंग फेज बट आल्सो इन एक्शन फेज। तो आपने ये
बिल्कुल आपने डेमोक्रेटिक किस्म का प्रोसेस करवाना है, जिसमें आपने तमाम लोगों को इन्वॉल्व करना है, ना सिर्फ बोलने के अमल में बल्कि एक्शन, जब आप काम कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो, तो उसमें भी आपने तमाम स्टूडेंट्स को इक्वली इन्वॉल्व करना है. द टीचर हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट आर स्टूडेंट्स इन योर केयर एंड अंडर योर tutelage come in and are actively involved at all stages of learning about the environment. ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो ग्राउंड के अंदर लेके जाए और वो इन्वायरमेंटल एजुकेशन पे कोई एक्टिविटी करवा रहा है, तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तमाम स्टूडेंट्स की केयर करे और अपनी अंडर कमांड उनको रखो, और ये मेक श्योर करे कि तमाम लर्निंग की जो स्टेजेस हैं उसमें तमाम लोग इक्वली इन्वॉल्व हों. तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं टीचर की, जो कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन पे करवा रहा है बच्चों को. यू नीड टू हैव पीपल हु अंडरस्टैंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, हु अंडरस्टैंड द राइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स. आपको इसकी भी ज़रूरत है कि आप उन लोगों को भी इन्वॉल्व करें इन्वायरमेंटल एजुकेशन के अंदर, जो कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन को समझते हैं और स्टूडेंट्स के राइट्स हकूक़ को भी वो समझते हों. हु अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एंड डिस्प्ले एंड टॉक अबाउट व्हाट दे थिंक इज़ इंपॉर्टेंट. कि जो लोग बच्चों के हकूक़ के बारे में समझते हों उनको मौके देने चाहिए कि वो बोलें और अपनी बातों के ज़रिए बच्चों को तालीम दे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं. तो ये भी आपकी टीचर की जिम्मेदारी है कि वो जो एक्सपीरियंस बंदे हों उनको भी इस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व करें. रिमेंबरिंग द अडल्ट इज़ ओनली द फैसिलिटेटर नॉट द कंट्रीब्यूटर टू डिस्कशन. आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो अडल्ट होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो सिर्फ फैसिलिटेटर का किरदार अदा करते हैं. उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं करना होता डिस्कशन के अंदर. स्कूल बिल्डिंग्स एंड ग्राउंड्स कैन बी मेड मोर फ्रेंडली, सेफ एंड आउटस्टैंडिंग थ्रू वेरियस concrete action. Ask students what can they do to make the student building and grounds more safe and secure for themselves. तो आपने ये करना है कि जब आप अपने बच्चों से आपसे पूछ सकते हैं बच्चों से कि किस तरह हम स्कूल की बिल्डिंग्स को और ग्राउंड्स को हम सस्टेन रख सकते हैं और किससे हम इनको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं. और आपने उस पर जो कंक्रीट एक्शन आपके स्टूडेंट्स के जहन में आते हैं वो सारी चीज़ें आपने अप्लाई करके अपने जो बिल्डिंग है और जो आपके स्कूल के ग्राउंड्स हैं उनको आपने सेफ़ और सिक्योर रखना है, और आपने बच्चों से उस पर एक्टिविटीज़ करवा के उनको मेंटेन रखना है. स्टूडेंट्स विल कम अप विद आइडियाज़ दैट डज नॉट नेसेसरी कॉस्ट $1 million टू वर्क आउट. तो जो बच्चे आपको आइडियाज़ देंगे ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा महंगे आपको देंगे, बल्कि उसमें इतनी ज़्यादा लागत नहीं आएगी. चिल्ड्रन थिंक अंडरस्टैंड दे डू नॉट हैव मनी सो दे थिंक विद इन देयर मीन्स. तो जब बच्चों को पता होगा कि भाई उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो फिर अपने आइडियाज़ को कम से कम कॉस्ट पर रखेंगे. Common activities including planting trees on school grounds, introducing solar water pump projects, harvesting or school playgrounds, lost opportunities where students can come in, contribute. Planting trees is not difficult thing to do and trees eventually over time will provide shade. तो आप जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप अपने ग्राउंड्स में दरख्त लगवा सकते हैं बच्चों से, वाटर पंप लगवा सकते हैं, हार्वेस्टिंग रेन वाटर लगवा सकते हैं, इंस्टॉलिंग पंप्स, या ये सारी चीज़ें वो चीज़ें जो कि इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है और अपने आप स्टूडेंट से ये चीज़ें करवा सकते हैं, और जिससे आपके जो ग्राउंड्स हैं वो भी मेंटेन हो जाएंगे. और जो आपकी मिसाल के तौर पर अगर आप दरख्त लगाते हैं तो वो आपके एक तो ग्रीनरी हो जाएगी, दूसरी जब टाइम के साथ साथ टाइम गुजरेगा तो वो ही दरख्त आपको साया भी प्रोवाइड करेंगे और आपके जो ग्राउंड्स हैं स्कूल के, जो आपकी बिल्डिंग्स हैं वो भी अच्छी हो जाएंगी. तो इस तरह आपने ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करवा के, एक तो इसमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन में हेल्प मिलेगी स्टूडेंट्स को, दूसरा आपके जो ग्राउंड्स हैं स्कूल के वो भी मेंटेन हो जाएंगे. आगे की टॉपिक नंबर 216 है, इसी चीज़ का पार्ट 3 है जी. सम प्रोजेक्ट्स विल रिक्वायर चिल्ड्रन पार्टिसिपेशन नॉट ओनली ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द सिस्टम बट आल्सो इन लॉन्ग टर्म मेंटेन एंड रिपेयर. कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन पे होती है बल्कि जब वो सिस्टम लग जाता है तो उसके बाद उसको मेंटेन और रिपेयर भी करना पड़ता है. तो कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं. द टीचर हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट आल स्टूडेंट्स इन योर केयर एंड अंडर कमांड कम इन एंड एक्टिवली इन्वॉल्व एट स्टेज ऑफ लर्निंग अबाउट द एनवायरनमेंट. कि ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब जो बच्चे उसकी कमांड में इन्वायरमेंटल एजुकेशन की तालीम हासिल कर रहे हैं या ग्राउंड के अंदर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो तमाम बच्चों की इन्वायरमेंट को इंश्योर करना टीचर की जिम्मेदारी है. इन मोस्ट केसेज द पार्टिसिपेशन ऑफ अडल्ट स्टेक होल्डर सच एज पेरेंट्स एंड टीचर शुड बी सॉट. कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिसमें हम जो दूसरे स्टेक होल्डर होते हैं, मिसाल के तौर पर जो टीचर्स होते हैं या जो पेरेंट्स होते हैं, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट होती है इन एक्टिविटीज़ के अंदर. बट देयर वॉइस शुड नॉट ओवरराइड चिल्ड्रन प्रेफरेंस. लेकिन उनकी जो वॉइस है वो चिल्ड्रन की जो प्रेफरेंसेस होते हैं उनसे बढ़नी नहीं चाहिए. मतलब अगर आपने पेरेंट्स को या टीचर को भी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व किया है, फिर भी आपने जो राय है वो बच्चों की ही आपने मुकद्दम रखनी है या सबसे ऊपर रखनी है. इन्वॉल्व पेरेंट्स स्टेक होल्डर इन्वॉल्व पीपल फ्राम डिफरेंट एजेंसीज.
ये अच्छी चीज़ है कि आप भाई दूसरे स्टेक होल्डर को और मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल एजेंसी से लोगों को इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व करें। आप बाहर की स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व कर सकते हैं, लाइक द गार्बेज डिस्पोजल पीपल, द सिक्योरिटी स्क्वाड और द हॉस्पिटल पीपल, बिकॉज ऑल दे आर इन्वॉल्व इन द क्रिएटिंग द एनवायरनमेंट विद इन योर लोकल कम्युनिटी। तो जो दूसरी इन्वायरमेंटल एजेंसीज हैं, मिसाल के तौर पर जो कूड़ा करकट उठाने वाले लोग होते हैं, जो हॉस्पिटल वगैरह के लोग होते हैं, जिनका इन्वायरमेंट के अंदर आपकी लोकल कम्युनिटी के अंदर इन्वायरमेंट के अंदर किरदार होता है, आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं बच्चों मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के अंदर, क्योंकि आप सबका मकसद एक ही है कि आपने अपने इन्वायरमेंट को, अपने माहौल को आपने अच्छा करना है। आगे जी, द सिस्टम रिक्वायर्स मेंटेनेंस, क्लीनिंग एंड रिपेयरिंग कंप्लीटेड कोलैबोरेटिव विद द स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड लोकल एनजीओज। और ऐसे प्रोजेक्ट जिनको मेंटेनेंस और रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है, तो वो आपने अपने स्टूडेंट्स के साथ साथ अपने स्टूडेंट्स को लोकल पेरेंट्स की मदद से या एनजीओज की मदद से आपने उनको रिपेयर और मेंटेन भी करना है। द सिस्टम प्रोवाइड चिल्ड्रन द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इक्वली विद द अडल्ट स्टेक होल्डर। और ये जो सिस्टम है, ये मौके प्रोवाइड करता है बच्चों को कि वो विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स और एनजीओज के किस तरह अपने सिस्टम को अच्छे तरीके से, अपनी एक्टिविटी को, अपनी जो चीज़ें हैं उनका किस तरह ख्याल रख सकते हैं। आगे जी टॉपिक नंबर 217 है जी, इसी का पार्ट 4 है, अनदर एरिया दैट स्कूल शुड फोकस ऑन आवर स्कूल गार्डन्स। इसके साथ साथ ग्राउंड्स और बिल्डिंग के साथ साथ एक जो स्कूल का गार्डन होता है, वो भी एक अच्छा एरिया है आपको एनवायरमेंट इशूज़ के बारे में तालीम देने के लिए। नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ स्कूल गार्डन, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ फ्लावर्स कलर। जब हम स्कूल गार्डन की बात करते हैं तो हम सिर्फ उनमें फूलों की बात नहीं करते। सम गार्डन इन टर्म्स ऑफ किचन गार्डन, कुछ ऐसे होते हैं जो किचन गार्डन भी होते हैं, मिसाल के तौर पर जिसमें सब्जियां वगैरह हम उगाते हैं। इफ़ द स्कूल दैट हैव गार्डन स्पेस कैन डेवलप स्कूल गार्डन वेयर दे ग्रो वेजिटेबल। अगर स्कूल के पास जगह है कि वो वहाँ स्कूल गार्डन उगा सकता है, तो वो उसको चाहिए कि वहाँ पे वो वेजिटेबल्स वगैरह उगाए। विट डज वंडर फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द फैमिली। जिसके साथ साथ एक तो माहौल आपका अच्छा होगा, आपको ग्रीनरी मिलेगी, दूसरी आपकी जो खाने पीने की ज़रूरियात हैं बच्चों की, वो भी उससे पूरी हो सकती हैं। The children family does a little pot kitchen garden. Another family sees if they ask question why they are doing it, why are they doing. They begin as so you get good nutrition, fresh vegetable on your table. कि कुछ फैमिलीज होती हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं कि भाई किचन गार्डन आप डेवलप करवाएं स्टूडेंट्स से, ताकि उनकी जो और कुछ फैमिलीज होते हैं वो पूछते हैं कि भाई आप ये काम क्यों करवा रहे हैं। तो आप उनको ये कह सकते हैं कि भाई जब आप किचन गार्डन डेवलप करवाएंगे, एक तो आपको ग्रीनरी मिलेगी, दूसरी आपके जो टेबल्स हैं उस पर फ्रेश वेजिटेबल आपके लिए अवेलेबल होंगी। तो इसके ये मुख्तलिफ फ़ायदे हैं कि जब आपके पास गार्डन की जगह अवेलेबल है, तो एक तो वो आप उसमें किचन गार्डन को ग्रो करेंगे, तो एक तो इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदा होगा, दूसरा आपके लिए वो खुराक भी प्रोवाइड करेगा। मैनी स्कूल्स हैव अंडर यूटिलाइज्ड आउटडोर स्पेसेस दैट आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड प्लांट। गार्डन कैन आल्सो बी क्रिएटेड इन एन अनयूज्ड कार टायर। वो आपको ये बता रहा है कि बहुत से स्कूलों के पास ऐसे ऐसे ग्राउंड मौजूद हैं जहाँ पे मुख्तलिफ सब्जियाँ और प्लांट उगाए जा सकते हैं। और अगर आपके पास जगह नहीं भी है, तो जो गार्डन हैं वो तो कार के जो अनयूज्ड टायर होते हैं उनमें भी आप उगा सकते हैं। मकसद ये है कि आपने अपने बच्चों को तालीम देनी है एनवायरमेंटल एजुकेशन की। इन एडिशन टू द एजुकेशनल वैल्यू ऑफ स्कूल गार्डन इन द डेवलपिंग वर्ल्ड इन एवरी पुअर एरियाज, गार्डन कैन प्रोवाइड मच नीडेड न्यूट्रिशन फॉर द चिल्ड्रन। कि एजुकेशनल वैल्यू के साथ साथ एक तो आपने उनको प्रैक्टिकल काम करवाना है, तो उनकी एजुकेशनल वैल्यूज़ इंक्रीज़ होनी है। उसके साथ साथ जो स्कूल गार्डन को आप अगर डेवलप करेंगे, तो जो गरीब मुल्क हैं उनके अंदर जो स्कूल गार्डन है वो बहुत सारे लोगों के लिए न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर सकता है। तो एक तो आपका एजुकेशन का पर्पज़ पूरा होगा, साथ में आपको खुराक भी मिलेगी उससे। यंग पीपल लर्न टू बी सेल्फ सफिशिएंट, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स ग्रोइंग योर फूड फॉर यू, एट लीस्ट थिंग्स लाइक वेजिटेबल्स। तो जो यंग लोग होते हैं, जो नौजवान होते हैं, वो अपने खुद इंसारी पे उनका इंसार होता है। वो कहते हैं कि हम खुद मुख्तार हूँ और हमारा अपना इंसार हम खुद पे हो। वो ये नहीं चाहते कि कोई और उनके लिए खुराक उगाए, या ख़ास तौर पर वेजिटेबल वगैरह वो उनके लिए कोई और उगाए। तो नौजवान लोग जो इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आगे टॉपिक नंबर 218 है जी, इसी का पार्ट 5 है। इन साउथ सूडान हियर मैनी चिल्ड्रन हैव ओनली 1 मील अ डे। A local agriculture constitute help develop school garden to supplement young children diets and provide them with food alternatives। कि जो साउथ सूडान है उसके अंदर जो बच्चे हैं उधर इतनी गुर्बत है कि उनको एक दिन में एक टाइम का खाना मिलता है। तो उसके लिए जो एग्रीकल्चर कंसल्टेंट था उन्होंने उनको ये आइडिया दिया कि आप स्कूल्स के अंदर स्कूल गार्डन डेवलप करें, जिसकी वजह से जो चिल्ड्रन की जो बच्चों की जो इजाफी खुराक की एक खुराक का जो अल्टरनेटिव उनके लिए पैदा हो सके। तो ये इस तरह आपको जो आपकी न्यूट्रिशन के अंदर भी हेल्प करते हैं। व्हेन देयर आर मटेरियल आर नॉट देयर, जब उधर रॉ मटेरियल अवेलेबल ना हो, दैट्स वाई व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। स्कूल गार्डन, होम गार्डन, किचन गार्डन हेल्प डेवलप हिज फैसिलिटी फॉर यंग पीपल एंड फॉर देयर फैमिलीज़। कि अगर आपके पास स्कूल गार्डन आप उगाएं या स्कूल गार्डन को आप डेवलप करें, तो वो ना सिर्फ आपके स्कूल के बच्चों के लिए बल्कि उनकी फैमिलीज़ के लिए भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकता है। तो ये एक तो आपके इन्वायरमेंट अच्छा होगा, स्कूल गार्डन का फ़ायदा
आपके लिए बहुत हैं। एक तो आपका इन्वायरमेंट अच्छा हो जाएगा, दूसरा आपने इन्वायरमेंटल एजुकेशन दे दी बच्चों को उसके थ्रू, तीसरा आपके लिए वो स्कूल के बच्चों के लिए और उनकी फैमिलीज़ के लिए न्यूट्रिशन का, खुराक का भी एक अच्छा ज़रिया बन सकता है। देयर इज़ लॉट ऑफ लर्निंग थ्रू इन्वायरमेंटल इशूज़ दैट चिल्ड्रन डू। तो ये जो मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल इशूज़ हैं इनके ज़रिए हम बच्चों को बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखा सकते हैं इनफॉर्मली विदाउट हैविंग टू रीड थ्रू टेक्स्ट बुक एंड पास एग्ज़ाम। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों को किताबें पढ़ाएं या एग्ज़ाम कोई पेपर देना ज़रूरी हो, बल्कि आप इन्वायरमेंटल इशूज़ के ज़रिए भी बच्चों को तालीम दे सकते हैं। गार्डनिंग स्किल्स, यू लर्न इकोलॉजी स्किल्स, प्रिंसिपल ऑफ फूड फार्मिंग, respect for all living things need food, plants, animals, humans need food and nutrition. Food is what is we need. तो वो ये कह रहा है कि एक तो आप गार्डनिंग के ज़रिए बच्चों को मुख्तलिफ स्किल्स पढ़ा सकते हैं, उसके साथ साथ आप उनके लिए तमाम जानदारों के लिए एक रिस्पेक्ट पैदा कर सकते हैं, और आप उसके साथ साथ आपको बागों से, उन गार्डन से आपको खुराक भी आप अपने लिए हासिल कर सकते हैं। The principles of children-centered pedagogy garden links to the rest of the school curricula for literature to mathematics to science। तो जो गार्डनिंग होती है वो उसकी आपकी दूसरी जो निसाब है उसके साथ भी लिंकेज है। मिसाल के तौर पर मैथमेटिक्स के साथ भी उसका तल्लक होता है, साइंस के साथ भी उसका तल्लक होता है। तो आप गार्डनिंग सिखा के मुख्तलिफ तालीम जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनके बारे में भी आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। You see how different areas of the curricula automatically get covered when children are exposed to and involved in informal learning, and benefits not only their intellect but also other areas of their own personal development। कि इस तरह आप देख सकते हैं कि जो दूसरे आपके निसाब के जो दूसरे हिस्से हैं वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं जब आप बच्चों को इनफॉर्मल तरीके से पढ़ाते हैं और गार्डनिंग के वगैरह में इन्वॉल्व करते हैं। तो वो मुख्तलिफ चीज़ें सीखते हैं और उनकी जो पर्सनल डेवलपमेंट होती है और जो बाकी हिस्से होते हैं निसाब के वो भी ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो जाते हैं। द यूज ऑफ गार्डन टू इंस्पायर रीडिंग एंड राइटिंग अबाउट नेचर। जब आप गार्डनिंग पढ़ाते हैं तो लोग पढ़ते लिखते हैं नेचर के बारे में, लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं, क्रिएटिव राइटिंग के बारे में पढ़ते हैं। सो लॉट्स ऑफ ऑप्शन वंस द गार्डनिंग इज देयर यू कैन हैव स्टूडेंट्स डू अ लॉट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो आप जब बच्चे गार्डनिंग कर रहे होते हैं तो उसके ऑटोमेटिकली वो मैथ में भी अच्छे हो जाते हैं। तो ये सारे वो सब्जेक्ट हैं जिनका गार्डनिंग के साथ तल्लक है। तो इस तरह जब बच्चे गार्डनिंग सीख जाएंगे तो ये सारी चीज़ें भी ऑटोमेटिकली उनमें डिवेल्प हो जाएंगी। दीज एक्टिविटीज़ आल्सो स्ट्रेंथन वैल्यूज सच एज कोऑपरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर नेचर एंड अदर स्टूडेंट्स आर वर्किंग एज ए टर्म इन ग्रुप्स कोऑपरेशन एसेंशियल। तो इसके साथ साथ जो कोऑपरेशन है लोगों बच्चों में वो भी बढ़ती है और नेचर के लिए रिस्पेक्ट भी बढ़ती है, और ग्रुप्स में लोग काम करते हैं स्टूडेंट्स तो उनमें म्यूचुअल कोऑपरेशन भी बढ़ जाता है। तो ये सारे फ़ायदे आपको बता रहा है कि किस तरह आपके गार्डनिंग के ज़रिए दूसरे चीज़ों में भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आगे ये टॉपिक 219 है, इसी चीज़ को कंटिन्यू करता है। स्कूल गार्डन्स कैन आल्सो इफेक्टिवली इन्वॉल्व द कम्युनिटी एंड द स्कूल। कि जो स्कूल गार्डन है वो जो स्कूल की कम्युनिटी है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा असर रखते हैं। कम्युनिटी मेंबर्स विद एक्सपर्टीज इन एग्रीकल्चर फॉर एग्जांपल कैन सपोर्ट चिल्ड्रन इन देयर गार्डनिंग एक्टिविटी। दिस इज नॉट जस्ट द चिल्ड्रन, यू कैन इन्वॉल्व पीपल फ्रॉम आउटसाइड। देयर आर लॉट्स ऑफ एनजीओज, लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विद एक्सपर्टीज इन दीज एरियाज। तो इसमें आप क्या करते हैं कि जो अदर कम्युनिटी मेंबर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं उनको भी आप इस चीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। गार्डनिंग एक्टिविटी के अंदर मुख्तलिफ एनजीओज भी काम करती हैं, लोकल गवर्नमेंट से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सपोर्ट भी करेंगी कि आपको किस तरह अपने स्कूल गार्डन को डेवलप करना है। स्टूडेंट्स हेल्थ इज़ बेटर वे बिकॉज ग्रीन प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन वेयर देयर इज़ एनफ ऑक्सीजन फॉर ऑल द चिल्ड्रन इन ए पर्टिकुलर एरिया देन स्टूडेंट्स हेल्थ बिकम बेटर। तो इसके साथ साथ जो गार्डनिंग है उससे बच्चों की हेल्थ भी अच्छी हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन मुख्तलिफ पौधे जो होते हैं वो ग्रीनरी वैसे भी अच्छी होती है और वो ऑक्सीजन को भी रिलीज़ करते हैं। तो ये बच्चों की हेल्थ पे भी इसका एक अच्छा असर होता है। तो ये इस तरह आप देख सकते हैं कि क्या क्या फ़ायदे हैं। आगे जी स्कूल क्लस्टर अप्रोच क्या होती है। स्कूल क्लस्टर अप्रोच ये होती है कि आपने मुख्तलिफ स्कूलों को 4-5 स्कूल एक एरिया में उनको आपने इकट्ठा कर लिया और उसके तमाम लोगों के जो मसाइल थे, तमाम स्कूलों के मुख्तलिफ मसाइल, वो आपने एक क्लस्टरिंग में आपने उसको सॉर्ट आउट करवाना शुरू कर दिया। स्कूल क्लस्टर अप्रोच में आपने क्या करना होता है, जो जोग्राफिकली नज़दीक 4-5 स्कूल होते हैं उनको आपने एक ही जगह में इकट्ठा करना होता है और उसमें होता है द स्कूल क्लस्टर अप्रोच प्रमोट्स मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जैसे आप जो रिसोर्सेज का एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यू हैव 5 स्कूल्स इन ए पर्टिकुलर एरिया, यू कैन मेक ए क्लस्टर ऑफ दिस 5 स्कूल्स वर्क टुगेदर। अगर आपके एक इलाके में 5 स्कूल हैं तो आपको चाहिए कि आप उन 5 स्कूलों को इकट्ठा करें और एक क्लस्टर बना दें और उन तमाम स्कूलों को इकट्ठा काम करने की तलकीन करें, तो आपके लिए ये काम आसान हो जाएगा। तो आगे जी यू कैन नॉट डू एवरीथिंग ऑन योर ओन, यू नीड्स अदर्स टू हेल्प यू। आप अकेले कोई काम नहीं कर सकते, आपको मुख्तलिफ कामों के लिए दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है। शेयरिंग इज़ क्रिटिकल। इफ़ आई हैव सो मैनी टमाटोज व्हाई शुड दे गो टू वेस्ट।
तो शेयरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बंदे के पास बहुत ज़्यादा टमाटोज़ हैं तो वो वेस्ट नहीं होने चाहिए, बल्कि वो दूसरे लोगों को ट्रांसफ़र होने चाहिए। तो स्कूल क्लस्टरिंग का यही कंसेप्ट है कि आपने एक एरिया में आपके 4-5 स्कूल हैं, आपने उनको एक क्लस्टर में बना लिया और तमाम लोगों उनको आपस में आइडियाज़ की शेयरिंग का और रिसोर्सेज की शेयरिंग का आपने उनमें करवा दी। तो इसी को स्कूल क्लस्टरिंग कहते हैं कि भाई एक स्कूल जब 5 स्कूल आपस में एक दूसरे की हेल्प करें। सी लॉट्स ऑफ टाइम्स द अमाउंट ऑफ फूड वी वेस्ट इज़ एब्सोल्युटली क्रिमिनल, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत दफ़ा बहुत ज़्यादा फूड हम ज़ाया कर रहे होते हैं, जो कि एक अच्छा काम नहीं है। वी नीड टू शेयर द एक्सेसिव दैट वी हैव, जो हमारे पास एक्सेसिव फूड है हमें चाहिए कि वो हमें दूसरे लोगों तक शेयर करें। स्कूल क्लस्टर मेक्स द एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज दैट इंडिविजुअल स्कूल मे हैव अ सर्टेन एरिया, कि किसी एरिया में हो सकता है एक स्कूल के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हों, ज़्यादा हों, जो कंजप्शन है उससे ज़्यादा हों, तो उसको चाहिए कि वो उसके एरिया में जो दूसरे स्कूल्स हैं जो कि उसके क्लस्टर का हिस्सा हैं, उन स्कूल्स के साथ अपने रिसोर्सेज को शेयर करें। तो क्लस्टरिंग का ये कंसेप्ट है। इन सम ऑफ द रूरल एरियाज वी मे बी अ शॉर्ट फॉल, बट देन इन द रूरल एरियाज द इंडिपेंडेंट स्कूल्स हैव लॉट्स ऑफ ग्राउंड स्पेस टू ग्रो देयर ग्रीन वेजिटेबल टू मेक देन दैट स्कूल ग्रीन। तो हो सकता है कि हम किसी जो देहाती इलाका है उसमें हम देखें कि किसी चीज़ की शॉर्टेज हो गई है, लेकिन उसके साथ जो दूसरा स्कूल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है जिसमें वो मुख्तलिफ वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो कर सकता है। तो हमें इस तरह एक क्लस्टर बनाना चाहिए 4-5 स्कूल का एक एरिया के अंदर, ताकि वो एक दूसरे की हेल्प आउट कर सकें। तो स्कूल क्लस्टरिंग इसी कंसेप्ट का नाम है। व्हेन यू हैव अ क्लस्टर ऑफ स्कूल्स एंड ईच स्कूल विद इन क्लस्टर वर्क्स ऑन टू 3 इशूज़, कि आपका अगर एक स्कूल का क्लस्टर है और उस क्लस्टर में जो भी स्कूल है वो 3 इशूज़ पे काम कर रहा हो, यू एक्चुअली आर देन वर्किंग सिमल्टेनियसली वन मे बी 10 इशूज़। तो इस तरह आप मुख्तलिफ 10 इशूज़ पे भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपने क्लस्टर के अंदर काम करना है और एक दूसरे की हेल्प आपने करनी है। व्हेन दैट हैपन द रिजल्ट्स आर फास्टर, दैट इज एफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कैपिटल रिसोर्स आल्सो, ट्राइंग टू गेट क्लस्टर टुगेदर, मेकिंग श्योर दैट पीपल स्पेशली द हेड्स आर विलिंग टू कोऑपरेट एंड वर्क विद वन अनदर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। तो इसलिए ज़रूरी है जो हेडमास्टर्स होते हैं स्कूल्स के, उनका बहुत किरदार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो स्कूल क्लस्टरिंग के अंदर अपना किरदार अदा करें और तमाम स्कूल जो एरिया में हैं 4-5 स्कूलों का जो भी क्लस्टर बना हुआ है उसमें वो आपस में एक दूसरे के इश्यूज़ को सॉल्व करने में एक दूसरे की मदद करें और जो रिसोर्सेज हैं उनके पास उनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट होने से भी बच सकें और एक दूसरे की हेल्प भी हो सके। आगे जी टॉपिक नंबर 220 है जी, पार्ट 7 है, इंट्रोडक्शन है जी। स्कूल क्लस्टर अप्रोच आल्सो प्रोवाइड्स फॉर डाइवर्सिटी। Different schools within the cluster can do different things. They either they work on different issues, they address different problems, they find different solution, or they are doing gardening. They are different kinds of gardening. So every school within the cluster is not doing the same thing. So you actually have a greater chance of diversity, justifying what you intellectually and on the ground in action. तो इसमें होता क्या है कि वो आपको स्कूल क्लस्टरिंग की अप्रोच के बारे में बता रहा है कि ये इसमें डाइवर्सिटी वो होती है, एम्पावर हो जाती है कि डाइवर्सिटी आ जाती है कि आपका एक क्लस्टर बना हुआ है 4-5 स्कूल उसके अंदर आते हैं, तो हर स्कूल एक डिफरेंट काम कर रहा है। आपका हर एक स्कूल को आपने कहा है कि आप गार्डनिंग करो, दूसरे को आपने कहा है कि आप फलां सब्जी उगाओ, फलां दूसरे, तो हर स्कूल को आपने एक स्पेसिफिक टास्क दिया हुआ है और हर स्कूल का अपना एक स्पेसिफिक टास्क है। तो आपकी जो क्लस्टर है उसमें डाइवर्सिटी इसी चीज़ की आती है कि मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स पे हर स्कूल काम कर रहा होता है। तो इस तरह जब वो आपस में कोऑर्डिनेट फिर करते हैं और शेयर करते हैं तो तमाम लोगों के मसाइल उससे हल हो जाते हैं। तो जो स्कूल क्लस्टर है अप्रोच है ये लोगों को डाइवर्सिटी प्रोवाइड करती है और इससे मुख्तलिफ स्कूल्स आपस में कोऑर्डिनेट करके और एक दूसरे की हेल्प करके अपने मसाइल को हल करते हैं। क्लस्टर रिसोर्स सेंटर related to climate change, adaptation and environmental issues because you are looking from a different perspective कि climate change को अगर आपने अडाप्ट करना है और environmental issues को आपने सॉल्व करना है तो जो क्लस्टर स्कूल सिस्टम होता है उसमें हर स्कूल अपने पर्सपेक्टिव से इन चीज़ों को देख रहा होता है। वन स्कूल एडेड लुक फॉर अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अनदर स्कूल लुक्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, थर्ड स्कूल लुक्स इन देयर ओन पर्सपेक्टिव। इसमें होता क्या है कि एक स्कूल है वो एक मसले को अपने तरीके से देख रहा है, दूसरे अपने तरीके से देख रहा है और जो तीसरा है वो भी अपने तरीके से देख रहा है। तो एक ही इशू को जब मुख्तलिफ स्कूल अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो उसका जो हल है वो ज़्यादा आसान हो जाता है और उसका जो हल है वो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये इस तरह क्लस्टर स्कूल बनाने का हमें फ़ायदा हो जाता है। द सेंटर्स आल्सो इनकरेज एक्साइटिंग एंड एफिशिएंट टीचर ट्रेनिंग, और इसके साथ साथ जो क्लस्टर का एक सेंटर बन जाता है तो उसमें हमें टीचर ट्रेनिंग भी हमारी इम्प्रूव हो जाती है। सो चिल्ड्रन बेनिफिट, टीचर बेनिफिट एंड यू लर्न फ्रॉम द एक्सपर्टीज ऑफ वन अनदर इंस्टेड ऑफ आइसोलेटेड विद इन योर ओन सिस्टम इन अ बॉक्स। तो इससे होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो भी इससे फ़ायदा उठाते हैं, टीचर भी इससे बेनिफिट उठाते हैं और जो मुख्तलिफ एक्सपर्टीज़ होती हैं वो हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं इसकी बजाय कि हम अकेला रहें।
आइसोलेटेड रहने से बेहतर है कि हम आपस में कोऑर्डिनेट करें और हम आपस में एक्सपर्टीज़ का भी तबादला कर सकते हैं। स्कूल क्लस्टर अप्रोच, द स्कूल क्लस्टर अप्रोच कैन मल्टीप्लाई द रीच ऑफ एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट एट द कम्युनिटी लेवल। कि स्कूल क्लस्टर अप्रोच जो है, इससे हमें जो एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स हमारे होते हैं उसको हम कम्युनिटी लेवल तक पहुँचा सकते हैं। नो मैटर हाउ सक्सेसफुल अ सिंगल स्कूल, इट्स इम्पैक्ट इज़ लिमिटेड। तो हम जानते हैं कि जो एक सिंगल स्कूल है उसका इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड होता है, और वो जितना भी चाहे इफेक्टिव हो जाए लेकिन वो तमाम कम्युनिटी को अपनी सहूलियात नहीं दे सकते, इसलिए क्लस्टर स्कूल की हमें ज़रूरत पड़ती है। व्हेन यू हैव 5 स्कूल दैन 100% वुड बेनिफिट। जब आपके पास 5 स्कूल होंगे तो आपकी जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाएगी, वो 100% हो जाएगी। आगे जी, इससे हमें डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस में मदद मिलती है कि हम मुख्तलिफ जो मुसीबतें आती हैं उनके लिए हम तैयार होते हैं। डिजास्टर गुड एग्जांपल ऑफ क्लस्टर अप्रोच सिनर्जी, ये इसकी एक मिसाल है कि इसमें आपने ये एक दफ़ा पढ़ लेना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें मकसद इसका ये है कि जो डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस होती है कि हम जो हमें स्कूल से तालीम देते हैं जिसकी वजह से हम जो हर वक्त तैयार रहते हैं मुख्तलिफ मसाइल का सामना करने के लिए। आगे है जी, क्लस्टर स्कूल्स। व्हेन क्लस्टर स्कूल्स कोऑर्डिनेट विद देयर एफर्ट्स इन डेवलपिंग डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एक्टिविटी एट द कम्युनिटी लेवल, द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बिकॉज यू आर नॉट ओनली फोकस्ड ऑन सेविंग द स्कूल्स आर ट्राइंग टू मेक द स्कूल्स लेस प्रोन टू डिजास्टर बट दे आर ट्राइंग टू सेव द कम्युनिटी बिकॉज। तो जो क्लस्टर स्कूल होते हैं ना, वो ना सिर्फ अपने बच्चों को इस चीज़ की तालीम दे रहे होते हैं कि आपने किस तरह मुख्तलिफ मुसीबतों का सामना करना है, बल्कि इसके साथ साथ वो पूरी कम्युनिटी को भी तालीम देते हैं। उनके एरिया में जितने लोग रहते हैं उनको भी इस चीज़ की तालीम देते हैं कि अगर आप पे कोई मुसीबत आ जाती है या कोई परेशानी आ जाती है तो आपने किस तरह उससे आपने महफूज रहना है। तो इस तरह जो क्लस्टर स्कूल सिस्टम है, ये जो एक अप्रोच है जिसमें आपके लोकल एरिया में 4 से 5 स्कूलों को आप इकट्ठा करके एक ग्रुप बना देते हैं, तो इसके हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन के अंदर भी कारगर साबित होती है। लेट अस लर्न व्हाट आवर चिल्ड्रन हैव डन, कि इस तरह हमें पता चलता है कि हमारे बच्चों ने क्या सीखा है। लेट अस इन्वॉल्व आवर चिल्ड्रन इन आइडेंटिफाइंग इश्यूज दैट आर लोकल, दैट आर इंडिजिनियस आर टू आवर एरिया एंड लोकेशन एंड हेल्प अस फाइंडिंग द राइट सोल्यूशन। तो इससे हमें ये फ़र्क पड़ता है कि हमारे बच्चों को तालीम भी मिलती है और वो मुख्तलिफ जो एजुकेशनल इन्वायरमेंटल इशूज़ हैं उनके बारे में भी उनको पता चलता है, और वो उनको पता चलता है कि हमारे एरिया में क्या क्या इन्वायरमेंटल इशूज़ चल रहे हैं और किस लोकेशन पे क्या इशू है। तो और फिर वो उन इश्यूज़ को देखते हैं, उनको वो सॉर्ट आउट करते हैं और उनके सोल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह बच्चों की इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके इन्वायरमेंट एजुकेशन के अंदर। तो इसी के साथ आपका जो लेक्चर नंबर 42 था कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अक्सर शेयर करेंगे लेसन नंबर 43।